गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो फिर से जैसे रिपीट करते हैं तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास होती है। मल्टी लेवल के अंदर अगर आपने किसी बेस क्लास के आधार पर कोई डिराइव्ड क्लास बनाई है तो आप उस डिराइव्ड क्लास से भी कोई नई क्लास को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है, जिसमें कितने भी लेवल हो सकते हैं। थर्ड टाइप आता है इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि इसमें जब एक क्लास को दो या दो से अधिक क्लास के फीचर को इनहेरिट करती है, कोई एक क्लास है वो दो या दो से अधिक क्लास के फीचर को इनहेरिट करती है, तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। अर्थात जो बेस क्लास होती हैं वो दो से अधिक हो सकती हैं और उन सब से मिलकर एक डिराइव्ड क्लास बनती है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, ऊपर तीन बेस क्लास दिखा रखी है, बेस क्लास 1, बेस क्लास 2, बेस क्लास 3, और इन सब से मिलकर एक डिराइव्ड क्लास बनी हुई है। अगर ऐसा कहीं पर आपको पाया जाता है तो वहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। सिंटेक्स अगर इसका देखें तो अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू अगर कोई आप क्लास को इनहेरिट करते हो तो जो आप नई क्लास बना रहे हो पहले उसका नाम, आप क्लास लिखकर उसका नाम लिखते हो, जो भी नई क्लास बनती है उसका नाम, डिराइव्ड क्लास का नाम आता है। उसके बाद में विजिबिलिटी मोड आएगा और जो पहली क्लास आप जिससे इनहेरिट करना चाहते हो उसका नाम आएगा, कोमा, फिर से विजिबिलिटी मोड आएगा और फिर से जो दूसरी क्लास होगी, जैसे कि यहाँ पर क्लास 2 है तो उसका नाम आ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रोग्राम की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको ज़्यादा समझने के लिए प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो फर्स्ट क्लास यहाँ पर हम पहले बनाएंगे। देखिए इसमें ये जो प्रोग्राम हमारा देखेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर हमने तीन क्लास बनाई है। यहाँ पर पहले B1 क्लास बनाएंगे, फिर B2 बनाएंगे और इनसे मिलकर हम क्लास दोनों से मिलकर क्लास डी बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों बेस क्लास हो जाएगी और ये इनकी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने क्लास B1 बनाई। इसमें B1 क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड भाग में हम एक इंटीजर x प्रकार का डेटा मेंबर बनाते हैं। ठीक है, x नाम का डेटा मेंबर बना दिया। इसमें पब्लिक अनुभाग के अंदर आते हैं, यहाँ लिखा है वॉइड गेट एक्स इंटीजर a। ये एक फंक्शन है यहाँ पर गेट एक्स नाम का। गेट एक्स फंक्शन को जब आप कॉल करोगे ऑब्जेक्ट की सहायता से तो ये एक आर्गुमेंट लेगा, एक वैल्यू लेगा, वैल्यू ए में रखी जाएगी, आर्गुमेंट के रूप में भेजी जाएगी और उस वैल्यू को एक्स में रखा जाएगा। इट मीन्स गेट एक्स फंक्शन का उपयोग है वो एक्स में इनपुट करने का काम आएगा। और इतना ही काम B1 क्लास में हमने केवल एक्स बनाया और एक्स में इनपुट करवा दिया। ठीक है, तो B1 के अंदर हमारे पास, B1 में देखें तो B1 के अंदर हमारे पास एक्स है और गेट एक्स है। ठीक है, और ऐसे ही B2 में अगर आते हैं तो देखिए B2 में हमने क्या किया, B2 क्लास बनाई और उसमें हमने y को बनाया और साथ में void गेट y इंटीज़र b और y इक्वल b। यहाँ पर गेट y बना है, जैसे क्लास B1 के अंदर गेट x बना था x में इनपुट करने के लिए, क्लास B2 में y बना है y में इनपुट करने के लिए। तो B2 में बनता है y और साथ में इनपुट करने के लिए गेट y फंक्शन। ओके, यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हो गई, दो क्लास बन गई हमारी। तीसरी क्लास में देखते हैं, यहाँ तीसरी क्लास है, क्लास डी बनाई गई है जो B1 और B2 के आधार पर बनी है। अगर B1 B2 के अलावा और भी अगर क्लास होती तो कोमा से सेपरेट करके विजिबिलिटी मोड और उस क्लास का नाम देकर हम आगे उनको बना सकते थे। क्लास डी में हमने Z नाम का इंटीजर Z यहाँ पर एक डेटा मेंबर बनाया है और पब्लिक भाग में इसमें वॉइड मल्टीप्लाई वॉइड, ये मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया है। जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये x और y को मल्टीप्लाई करके z में इनपुट कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, x है B1 क्लास का और y है B2 का, z है D क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर x और y दोनों को मल्टीप्लाई करके z में रखा जाएगा इस मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करने पर। और उसके बाद में एक फंक्शन है डिस्प्ले।
वॉइड डिस्प्ले वॉइड। डिस्प्ले फंक्शन है, इसमें 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तीनों ही सी आउट हैं क्योंकि प्रिंट करने का काम करेंगे। और ये डिस्प्ले फंक्शन है, ये x इक्वल एक्स की वैल्यू, y इक्वल वाई की वैल्यू और z इक्वल जेड की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पर x और y का मल्टीप्लाई। तो x y z की वैल्यू प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन का उपयोग करेंगे। चलो मेन फंक्शन में आते हैं। अब मेन फंक्शन में आप देखिए यहाँ पे लिखा है d और d। ये d क्लास का नाम है, ये छोटा d इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने d क्लास में d ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर हम लिखते हैं d डॉट गेट एक्स। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर गेट एक्स है, ये b1 क्लास का है। तो डी ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट एक्स को कॉल करते हैं और आर्गुमेंट के रूप में 5 भेजते हैं। गेट एक्स फंक्शन का आर्गुमेंट इंटीजर ए है, तो उसको कॉपी होती है 5 उसमें, और उसको ए में एक्स में इनपुट कर दिया जाता है। तो इस फंक्शन को कॉल करने पर एक्स में 5 इनपुट हो जाता है। दूसरा फंक्शन है डी डॉट गेट वाई। तो डी के द्वारा गेट वाई फंक्शन को कॉल करने पर वैल्यू 3 देते हैं और वाई की वैल्यू हो जाती है 3। ठीक है। डी डॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करने पर ये काम होता है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बताया था, जेड इक्वल एक्स इंटू वाई। तो इसको कॉल करने पर जेड में मल्टीप्लाई आ जाएगा किसका, एक्स और वाई का। तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ठीक है। और डी डॉट डिस्प्ले, डी डॉट डिस्प्ले करने पर यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में, क्योंकि आप देख पा रहे हो सी आउट कथन केवल यहाँ पर 3 जगह ही है, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा एक्स इक्वल 5, y इक्वल 3 एंड z इक्वल 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। थैंक यू।